Okay, so guys, now let's begin with the case study. So I'll just read out the case study for you, and side by side we'll also mark the facts of the question, the facts of the case study. That will help you later on with the solution. Okay, so let's begin. Gold Star Limited deals in manufacturing of traditional cycles. Recently, apart from manufacturing of old style cycles, GSL starts assembly of electronic cycles. So मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओल्ड स्टाइल साइकिल्स करता है GSL, और अब उसने असेंबली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइकिल्स भी स्टार्ट कर दिया है. असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस होता है. सो मैन्युफैक्चरिंग इज जब हम जो साइकिल है उसके प्रॉपरली जो पूरे पार्ट्स हैं उसको मैन्युफैक्चर करते हैं. एंड असेंबली इज जो हमने पार्ट्स मैन्युफैक्चर करे हैं या फिर जो हमने पार्ट्स बाहर से परचेज करे हैं उनको हम आपस में असेंबल करते हैं एक पूरा फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर एक पूरा साइकिल बनाने के लिए. सो सेकेंड पैराग्राफ. Since GSL did not expand the factory area post starting assembly of electronic cycles, hence production floor largely remains over occupied with all sort of material, jigs and tools. Some of them are frequently useful, some are often and other are less often, even some are quite rare. अब यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहे हैं GSL की कि जो प्रोडक्शन फ्लोर है वो लार्जली ओवर ऑक्यूपाइड रहता है. सारे सॉर्ट्स ऑफ मटेरियल उसमें पड़े रहते हैं, चाहे वो मटेरियल फ्रीक्वेंटली यूजफुल हो, चाहे वो ऑफन यूजफुल हो, चाहे वो लेस ऑफन हो, चाहे वो क्वाइट रेयर हो, वो वहां पे पड़े रहते हैं प्रोडक्शन फ्लोर पे. फिर workers usually complain that all categories of jigs and tools are not available. Tools which are available also of those belongs to those product design which are outdated. Majority of such product are not further manufactured by GSL. Although floor manager is of the opinion, instead saying tools are not available, it can be said that they are not accessible because workers pick the tool from toolkit or toolboard but not place it back after use. Hence, it becomes difficult to locate such tool later or identify worker with whom these may be available. So अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि workers usually complain करते हैं कि सारे categories के tools एक साथ पड़े हुए हैं और वो जो है अवेलेबल नहीं है. कुछ टूल्स जो उनको चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, और जो टूल्स अवेलेबल हैं वो उस प्रोडक्ट के हैं जो ऑलरेडी आउटडेट हो चुका है प्रोडक्ट. मतलब कि हमें अब उन टूल्स की जरूरत है ही नहीं, फिर भी वो वहां पे पड़े हुए हैं. बट फ्लोर मैनेजर क्या कहता है? फ्लोर मैनेजर का ओपिनियन है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो अवेलेबल नहीं है, आई थिंक वी शुड से कि वो एक्सेसिबल नहीं होते हैं जो टूल्स हैं. बिकॉज टूल्स होते तो हैं, वहीं कहीं होते हैं, बट जो उनकी प्रॉपर प्लेस है, जो उनका टूल बॉक्स है, वो उसमें नहीं होते हैं. बट वर्कर्स उसको कहीं पे भी फेंक के चले जाते हैं या वर्कर्स उनको अपने साथ लेके चले जाते हैं. सो इसलिए वर्कर्स यूजुअली कंप्लेन एंड फ्लोर मैनेजर इज ऑफ द ओपिनियन दैट दे आर नॉट एक्सेसिबल. ठीक है. फिर on name of maintenance department there are only 2 staff members which are responsible for ensuring that every machine or equipment must be in running order and effective. Due to shortage of staff in maintenance department, requests for repairs of plant or machines are not handled within reasonable time frame and same will result in sharp deterioration of utility effectiveness of such plant or machine. Even in some of the circumstances, replacements remain only alternative. Okay. So अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारा जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 स्टाफ मेंबर्स हैं, और जो हमारी जो रिपेयर्स की जो रिक्वेस्ट आती है वो काफी बार हैंडल नहीं हो पाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ स्टाफ. सो द रिपेयर रिक्वेस्ट आर नॉट हैंडल विद इन रीजनेबल टाइम. और कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो ओनली सर्कमस्टेंस या ओनली ऑल्टरनेटिव रह जाता है, दैट इज कि हमें रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी मशीन की बिकॉज रिपेयर इज नॉट पॉसिबल. ओके. सो नेक्स्ट पैरा. GSL हैज रीजनेबल स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको हम SOP भी बोल सकते हैं, SOP for manufacturing of cycles business, but scenario is worse in case of assembly of electronic cycles. Since GSL is recently entered into assembly of electronic cycles, hence KPIs are not established for all factors which are part of assembly process, including critical success factors. Okay. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साइकिल बिजनेस के लिए तो हमारे पास रीजनेबल SOP बने हुए हैं, बट इन केस ऑफ असेंबली हमारा सिनेरियो काफी वर्स है.
सो GSL बिकॉज रिसेंटली उसने असेंबली में एंटर किया है, इसलिए KPIs यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यानी कि ऐसे इंडिकेटर्स जो कि हम जिस इंडिकेटर्स से हम उस पर्टिकुलर डिवीजन के, असेंबली डिवीजन के परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं KPIs। वो हमारे डिफाइंड नहीं है, मतलब कि हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं असेंबली डिवीजन का। एंड उसी के साथ साथ हमारे पास क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स भी डिफाइंड नहीं है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स मतलब ऐसे फैक्टर्स जिनसे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर डिवीजन सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं। सो हमारे KPIs नहीं एस्टैब्लिश्ड है, हमारे सक्सेस फैक्टर्स नहीं डिफाइंड है, और हमारे पास असेंबली डिवीजन में रीजनेबल SOP नहीं है। ओके, सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। At GSL, the attrition rate at senior management positions is quite high and no formal hierarchy tree is established, which results in drastic shifts in workplace culture due to frequently changing role and responsibility. So यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारा जो attrition rate है वो काफ़ी ज़्यादा high है और कोई भी formal hierarchy tree इस्टेब्लिश नहीं है। एट्रिशन रेट मतलब कि सीनियर मैनेजमेंट के छोड़ने का, एज एन ऑर्गेनाइजेशन लीव करने का रेट। Okay. Now regarding safety of man and material, GSL is on front foot, taking all reasonable care which is essential for purpose of eliminating any possibility of workplace accident. But assembly line of electronic cycles witnessed an incident recently where one of model X2 during assembly caught fire because wires set of X2 come into exposure of sparking from the light point near to such assembly line. Such fire causes burn of some of other material too which are lying near to such assembly line. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सेफ्टी ऑफ मैन एंड मटेरियल के लिए वैसे तो GSL रीजनेबल केयर लेता है जो जितनी असेंशियल होती है, लेकिन जो हमारा असेंबली लाइन है, जो हमारा असेंबली डिवीजन हमने अभी खोला है, उसमें रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक मटेरियल X2 है दैट हैड कॉट फायर, एंड उस पे जब आग लगी थी तब जो नियर बाय मटेरियल था वहां पे, अदर मटेरियल दैट वाज लेड आउट जस्ट बिसाइड द असेंबली लाइन, वो जो है वो भी हमारा फायर में जल गया था। सो ये इंसिडेंट होते ही क्या हुआ, पोस्ट सच इंसिडेंट CEO called for meeting with all the top tier executives, majorly including production and operation manager, safety staff, maintenance, store manager, apart from management accountant. During the meeting, while production and operation manager highlights some of problem areas, management accountant quoted 5S as solution to problems faced by GSL. सो ये इंसिडेंट होते ही CEO ने एक मीटिंग कॉल करी और सारे टॉप टियर एग्जीक्यूटिव्स को बुलाया इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और इस मीटिंग में मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने 5S को एज अ सोल्यूशन सजेस्ट किया जो GSL प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है उसका सोल्यूशन। सो CEO ने मैनेजमेंट अकाउंटेंट से बोला दैट ही नीड्स टू बी रेडी विद अ रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन ऑन 5S which can highlight the operational aspect of 5S. So now what you are required to do is that you are the deputy to management accountant and asked by him to prepare a case in form of a report in favor of implementing applying 5S at GSL and explaining the expected benefit from implementation of 5S. So this is what is required from you. Basically आपको पूरा 5S explain करना है, what is 5S, 5S के क्या अलग अलग methods हैं, और अल्टीमेटली आपको उसका एक कंक्लूडिंग केस स्टडी का कंक्लूजन देना है। ये करते वक्त अब ऑफ कोर्स आपको 5S का अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। डोंट गो बाय द लेंथ ऑफ द केस स्टडी गाइज, बिकॉज कई बार एक फियर क्रिएट हो जाता है केस स्टडी की लेंथ देख करके कि इतनी बड़ी केस स्टडी है, ऊपर से 20 मार्क्स की है, तो काफी लोग बहुत डरते हैं केस स्टडी से। बट इसको बहुत अपने दिमाग में इसको काफी सिंपल तरीके से देखने की कोशिश किया करो। इट इज वेरी इजी। अल्टीमेटली आपको सिर्फ मतलब इट इज जस्ट इक्वल टू द क्वेश्चन कि आप पूरी तरीके से 5S को एक्सप्लेन करो। बस फर्क इसमें ये होता है केस स्टडी में कि आपको थोड़ा बहुत केस स्टडी के फैक्ट्स के साथ अपने कॉन्सेप्ट को लिंक करना होता है। सो डोंट गो बाय द लेंथ ऑफ द केस स्टडी, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू आंसर द केस स्टडी। सो वंस यू आइडेंटिफाई कि केस स्टडी कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है तो फिर आप आराम से उसको कर ले जाओगे।
ठीक है। और कई बार क्या होता है कि हम केस स्टडी जिसने भी बनाई होती है वो उसकी लैंग्वेज को डिफिकल्ट करने की कोशिश करता है। या तो वो केस स्टडी की लेंथ बढ़ा देते हैं या तो वो उसकी लैंग्वेज को थोड़ा डिफिकल्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें केस स्टडी डिफिकल्ट लगने लगती है। बट गाइस, सोल्यूशन जो होता है, जो आंसर होता है, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू द सोल्यूशन ऑफ द केस स्टडी। ओके, सो गाइस, सोल्यूशन पे जाने से पहले एक बार मैंने जो फैक्ट्स अंडरलाइन करे हैं उसको मैंने यहाँ पे समराइज कर रखा है, तो एक बार वील जस्ट क्विकली गो थ्रू दीज फैक्ट्स। सो GSL लिमिटेड हमारी कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है ओल्ड स्टाइल साइकिल्स, और अब उसने असेंबली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइकिल्स भी स्टार्ट किया है। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है कि हमारा जो प्रोडक्शन फ्लोर है दैट रिमेन्स ओवर ऑक्यूपाइड विद मटीरियल्स, जिग्स एंड एवरीथिंग। ऐसे मटीरियल जो कि हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, चाहे हम ऑफन यूज़ करते हैं, चाहे हम लेस ऑफन यूज़ करते हैं, चाहे हम रेयरली भी यूज़ करते हैं, वो सारे मटीरियल्स यहाँ पे प्रोडक्शन फ्लोर पे रखे रहते हैं। फिर वर्कर्स भी इस चीज़ के लिए कंप्लेन करते हैं कि हमें जो चाहिए होता है वो अवेलेबल नहीं होता है। इस पे फ्लोर मैनेजर ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो अवेलेबल नहीं होता है, बट वो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं होता है, बिकॉज वर्कर्स या तो उसको जो उसकी डिफाइंड जगह है उस पर वापस नहीं रखते हैं या फिर वो अपने साथ लेके चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम इस कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 ही स्टाफ मेंबर्स हैं, जिनकी वजह से रिपेयर्स हमारे डिले होते हैं और इफेक्टिवनेस डिटीरियोरेट होती है। फिर हमारे पास रीजनेबल SOP ओल्ड स्टाइल के लिए तो है, बट इट इज़ वर्स फॉर असेंबली। हमारे पास कोई भी SOP नहीं डिफाइंड है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, और हमारे पास कोई भी KPIs या CSF एज इन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी नहीं है फॉर दी असेंबली डिविजन। देन अट्रिशन रेट भी हमारे सीनियर मैनेजमेंट का काफ़ी हाई है। देर आर ड्रास्टिक शिफ्ट्स इन द वर्क प्लेस कल्चर। सेफ्टी के एंगल से असेंबली में एक रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक मॉडल X2 है विच हैड कॉट फायर, जिसकी वजह से अदर मटीरियल्स हैड ऑल्सो बर्न्ड विच वर लाइंग इन दी असेंबली लाइन नियर टू दैट मॉडल X2। ये इंसिडेंट होने के बाद CEO ने एक मीटिंग कॉल करी जिसमें उसने प्रोडक्शन, ऑपरेशन, सेफ्टी, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को साथ में बुलाया। मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने 5S मेथडोलॉजी CEO को सजेस्ट करी, जिस पे CEO ने मैनेजमेंट अकाउंटेंट से रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ 5S पे पूरा एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एज इन रिपोर्ट मांगा है। So now this is what the overview of the question is, and now you know कि आपको क्या उसके solution में देना है। अब हम लोग चलते हैं solution की तरफ। Okay guys, so अब हम आ चुके हैं solution पे। So don't go by the length of the solution again. ओवरऑल इसमें पूरा 5S ही एक्सप्लेन करा गया है, एंड सिंस इट इज़ अ 20 मार्क क्वेश्चन, सो ऑफ कोर्स आपको अच्छे से डिटेल्ड में उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो दिस इज द रिपोर्ट जो कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट के डेप्यूटी ने उसको दिया है, विच विल एक्सप्लेन पूरा द केस स्टडी, उसका लिंकेज एंड 5S का पूरा मेथडोलॉजी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले वी हैव गिवन द हेडिंग, फिर उसने इसको एड्रेस किया है अपने CEO को। ऑफ कोर्स ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट दे रहा है, तो हम इट विल बी एड्रेस टू द CEO ऑफ द गोल्ड स्टार लिमिटेड, एंड हम इसमें डेट डाल देंगे कोई। देन इट इज अ रिपोर्ट ऑन ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ 5S एंड एक्सपेक्टेड एडवांटेज। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि 5S क्या है। इट इज अ वर्क प्लेस मैनेजमेंट जिसमें वर्क कैन बी परफॉर्म्ड इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड सेफली। 5S जो है इट वॉज अ पार्ट ऑफ टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम अर्ली ऑफ मिड 20th सेंचुरी। फिर 5S इज यूजुअली कंसिडर्ड एज एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग, एंड इट इज ऑल्सो अ फाउंडेशन ऑफ 8 पिलर्स ऑफ TPM। तो TPM का मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वो सुन सकते हो। Then 5S, what is actually 5S? It is 5 Japanese words: Seri, Seton, Shiso, Seketsu and Shitsuke. All this we have already discussed हमारे वीडियो में पहले। Then they define a system for workplace organization and standardization. फिर एक एक करके उन्होंने one liner दिया है कि क्या every S
का क्या मतलब होता है? सो सॉर्ट का क्या मतलब होता है? इट मीन्स टू सेपरेट needed and unneeded materials and to remove the latter. Set in order means to arrange materials and equipment so that they are easy to find and use. Shine means to conduct a cleanup campaign. Standardize means to formalize procedures and practices to ensure that all steps are performed correctly. फिर finally sustain means to form habit of always following first 4S through training, communication, etc. अब इसमें एक नोट दिया हुआ है which is also an add on because see later initially it was always a concept of 5S but later एक 6th S introduce हुआ था जिसको हम safety के नाम से बोलते हैं. So safety should also be taken care of जब हम organization में 5S को implement करते हैं. फिर एक एक करके मेरे क्वेश्चन में मैंने सारे एस को एक्सप्लेन किया है. पहले मैंने सॉर्टिंग को अच्छे से डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया है और उसको लिंक किया है अपनी केस स्टडी से. देन इसी तरीके से मैंने सेट इन ऑर्डर, ये आप देख सकते हो जैसे सेट इन ऑर्डर, शाइन, और मैंने अपना ये स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेन, और ये मेरा 6th है दैट इज सेफ्टी. इन सबको मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया है. देन मैंने अपना क्लोजर किया है रिपोर्ट का एंड मैंने यहाँ पे लिखा है मैनेजमेंट अकाउंटेंट, प्लेस फॉर सिग्नेचर, गोल्ड स्टार लिमिटेड. ठीक है. सो नाउ लेट्स गो बाय दिस वन बाय वन. ओके. सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बताया है कि सॉर्टिंग क्या होता है. So in order to overcome the problem of idle laying over material all across production floor, sorting of material is need to be done. So of course जब हमसे केस स्टडी में वो प्रोडक्शन एरिया पे जो इतना मटेरियल ज़्यादा लेड है, ओवरलेड है, उसके बारे में बात कर रहे थे. सो डेफिनेटली दैट इज रिलेटेड टू सॉर्टिंग. दैट मीन्स कि हम मटेरियल्स की सॉर्टिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ था कि जो मटेरियल्स हम बहुत रेयरली भी या बहुत लेस ऑफन भी यूज करते हैं वो भी हमारे प्रोडक्शन फ्लोर पे पड़े हुए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए. सो in order to overcome the problem of idle laying over material all across production floor, sorting of material needs to be done. अब उन्होंने एक जनरली आपको कुछ कैटेगरीज बता दी कि आप ऐसे सॉर्टिंग कर सकते हो. आप अपने मन से भी कोई कैटेगरी लिख सकते हो बट आपको उन कैटेगरीज में रेड टैग को मेंशन करना जरूरी है. अब रेड टैग क्या होता है? ऐसे मटेरियल्स जो जिनकी मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है, उनको मैं रेड टैग लगा करके एक जगह पे रख देती हूँ. रेड टैग एरिया भी उसको बोल सकते हैं जिस प्लेस पे मैं उसको रख रही हूँ, और जो टैग मैं उस पर लगाती हूँ उसको रेड टैग बोलते हैं. रेड टैग मीन्स दैट दिस मटेरियल इज नॉट ऑफ माई यूज. ठीक है. सो अब इन्होंने क्या कैटेगरीज डिफाइन करी है? ऐसे मटेरियल्स जो बिल्कुल भी हमें नीडेड नहीं है, टू बी मूव टू रेड टैग एरिया. नीडेड बट नॉट नाउ, अभी जरूरत नहीं है तो उसको हम येलो टैग के साथ स्टोर करेंगे. नीडेड बट नॉट हियर, तो उनको हम रेड टैग एरिया में ले जाएंगे. नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी. तो इन 4 वेज में हम अपने मटेरियल्स को सॉर्ट कर सकते हैं. और फिर हम फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग सॉर्टिंग जीएसएल नीड्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, हाउ मच इज रिक्वायर्ड, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड एंड वेयर इट इज रिक्वायर्ड. फिर सॉर्टेड मटेरियल डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी कैन बी सेपरेटेड एंड मेड रेडी फॉर movement या shift in order to segregate the sorted material. Visual aid technique can be used by attaching colored tags to each category of material called visual sorting. तो यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया है, बस रेड टैग क्या होता है और येलो टैग क्या होता है उसको एक्सप्लेन किया है. और एक विजुअल एड टेक्निक होती है, यानी कि आप देखते ही किसी मटेरियल को बता सकते हो कि वो आपके काम का है या नहीं है. वो आप कैसे कर सकते हो? क्योंकि उन्होंने कलर कोडिंग कर दिया. एक क्लास ऑफ मटेरियल्स पे उन्होंने रेड टैग लगा दिया तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि मुझे तो इन मटेरियल्स में देखना ही नहीं है बिकॉज ये मेरे काम के है ही नहीं. और एक क्लास ऑफ मटेरियल्स में उन्होंने येलो टैग लगा दिया, मतलब कि वो ऐसे हैं जिनकी हमें जरूरत तो पड़ सकती है. सो बट अभी हमें उनकी जरूरत नहीं है. फिर मेरा रेड टैग एक्सप्लेन किया है उन्होंने कि रेड टैग क्या होता है. अनवांटेड थिंग्स विद अ गिवन टाइम लिमिट फॉर फर्दर एक्शन टू बी टेकन. ठीक है. कार्ड जिसमें अनवांटेड थिंग्स की डिटेल होती है. येलो टैग क्या होता है? एक ऐसा कार्ड जिसमें नीडेड थिंग्स बट नॉट नाउ विद अ गिवन टाइम लिमिट की
डिटेल्स होती हैं। सो अल्टीमेटली फिर उन्होंने एक एक सिनॉप्सिस दिया, एक समराइज किया है हमारे सॉर्टिंग को, जिसमें सॉर्टिंग कैन हेल्प GSL टू आइडेंटिफाई ऑब्सोलीट मटेरियल्स कौन से हैं विच आर नॉट रिक्वायर्ड, फिर डिफेक्टिव मटेरियल कौन से हैं, स्क्रैप मटेरियल कौन से हैं, मटेरियल्स विच आर केप्ट एट रॉन्ग प्लेस या फिर अननेसेसरी या नॉट यूजफुल मटेरियल। इस तरीके से GSL अपने इन टाइप के मटेरियल्स को आइडेंटिफाई कर सकती है अगर वो सॉर्टिंग को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करे तो अल्टीमेटली फिर उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि सॉर्टिंग कैन हेल्प GSL इन रिडक्शन ऑफ मटेरियल लाइंग वेकेंट ऑन प्रोडक्शन फ्लोर बाय सेग्रीगेटिंग देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एंड इंश्योर दैट रेयरली यूज्ड मटेरियल आइदर इज रिमूव्ड और टैग्ड इन रेड टेप एरिया। इफ मटेरियल वाज sorted than loss of material which was lying vacant near to assembly line during fire incident could be saved। अब ये एंड में ये बोल रहे हैं कि अगर मैंने मटेरियल को प्रॉपरली सॉर्ट करके रखा होता तो जो मेरा फायर इंसिडेंट हुआ था, सिंस उसमें असेंबली लाइन के पास में ही कुछ मटेरियल वहां फ्लोर पे पड़ा हुआ था, वो नहीं होता वहां पे और वो भी जलने के चांसेस फिर नहीं होते। सो अल्टीमेटली हम उस इंसिडेंट में भी इतना हमें नुकसान नहीं उठाना पड़ता। ओके, अब आ जाते हैं हमारे सेकंड में, दैट इज सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर में इन्होंने ये बताया है, सेट इन ऑर्डर में इन्होंने ये बताया कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बाय इंश्योरिंग प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हर मटेरियल की मैंने एक प्लेस डिसाइड कर रखी है और हर मटेरियल की जो मैंने प्लेस डिसाइड करी है मैंने उसको उसी जगह पे रखा है। सो वी हैव डिसाइडेड अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ठीक है, सो पर्पस इज टू सेव द सर्च टाइम एंड एलिमिनेट मोशन वेस्ट। अगर आपको याद हो, जब मैं 7 वेस्ट के बारे में बता रही थी तो मैंने मोशन वेस्ट के बारे में भी बताया था। मतलब कि ऐसा वेस्ट जो कि अननेसेसरी पीपल या अननेसेसरी इक्विपमेंट्स जो चल रही हैं यहाँ से वहां, जो कि किसी भी काम का नहीं है। सो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो चीज जहां होनी चाहिए वो वहां पे नहीं रखी हुई है, इसीलिए लोग ज्यादा यहाँ से वहां मूव कर रहे हैं, ज्यादा मोशन है फैक्ट्री में। सो हम विजुअल मैनेजमेंट से अपना सर्च फ्री और काउंट फ्री अरेंजमेंट बना सकते हैं। विजुअल मैनेजमेंट मतलब कि हम अपने जो अपने मटेरियल्स हैं उनको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेड मतलब क्रिटिकल, वाई मतलब रीऑर्डर, ग्रीन मतलब ऐसे मटेरियल्स जो कि मेरे डिजाइन में काम आते हैं, ब्लू मतलब ऐसे मटेरियल्स जो कि मेरे एक्सेस में पड़े हुए हैं। तो हम इस तरीके से अपने मटेरियल्स को कलर कोडिंग दे करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर मैंने किसी मटेरियल पे रेड कलर का एक लेबल लगा रखा है या उसको रेड कैटेगरी में रखा हुआ है, मतलब कि वो मेरे काफी क्रिटिकल मटेरियल्स हैं। येलो है तो वो मेरे ऐसे हैं जो मुझे रीऑर्डर करने हैं, मतलब फिर से उसका ऑर्डर प्लेस करना है। ग्रीन मतलब मेरे ऐसे हैं जो मेरे डिजाइन में यूज होते हैं। ब्लू मतलब ऐसे मटेरियल जो कि मेरे एक्सेस पड़े हुए हैं। तो इसमें भी आप अपने मन से कोई और कैटेगरी भी चूज कर सकते हो, जरूरी नहीं आप या RYGB वाली कैटेगरी को यूज करो। फिर इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट सिस्टमैटिक अरेंजमेंट GSL नीड्स टू कंसिडर एन आंसर, एनालाइज द स्टेटस, फिर उनको डिसाइड करना है कि विच थिंग्स विल बिलोंग वेयर, फिर उनको डिसाइड करना है हाउ दे शुड पुट अवे, फिर गेट एवरीबडी टू फॉलो रूल्स थ्रू इंडेक्सिंग लेबलिंग। सो अब आपको क्या करना है, GSL को ऑर्डर में सेट करने के लिए सबसे पहले तो हर इन्वेंट्री का स्टेटस एनालाइज करना पड़ेगा। कौन सी मेरी इन्वेंट्री क्रिटिकल है, कौन सी रीऑर्डर वाली है, कौन सी डिजाइन वाली है, कौन सी एक्सेस वाली है। उसके बाद हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहाँ बिलोंग करती है, एज इन स्टोर में मुझे कौन सी चीज को कहाँ रखना है। फिर हाउ दे शुड बी पुट अवे, मेरे को उस मटेरियल को कैसे पुट अवे करना है, उसको कैसे स्टोर करना है, उसको किस ऑर्डर में रखना है। एंड लास्ट इज हमें कैसे इंडेक्सिंग उसकी करनी है, उसकी लेबलिंग करनी है, और हमें बाकी अपने स्टोर कीपर्स को इसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा, ऑपरेटर्स को ट्रेन करना पड़ेगा कि हमने कैसे लेबलिंग करी है, कैसे इंडेक्सिंग करी है उस मटेरियल की। फिर एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ सेट इन ऑर्डर क्या है। सो बिकॉज हमारे क्वेश्चन में ये रिक्वायर्ड है कि हमें जो है सारे मेथड्स को एक्सप्लेन करना है, एंड वी ऑल्सो हैव टू लिंक इट टू द केस स्टडी एंड ऑल्सो गिव एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स जो उससे हो रहे हैं। सो वो
हमारे क्या है सेट इन ऑर्डर से कि एक तो फास्टर रिट्रीवल ऑफ थिंग्स होगा, हम चीज़ों को और जल्दी रिट्रीव कर पाएंगे, एज इन ढूंढ पाएंगे. सो हमारा सर्च टाइम एलिमिनेट होगा. फिर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है टू करेक्ट दी abnormalities फास्टर एज विजिबिलिटी इम्प्रूव बाय सिस्टम इटसेल्फ. फिर स्पेस सेविंग होगी, इससे हमारी स्पेस सेव होगी, ऑफकोर्स सब कुछ फैला हुआ नहीं होगा अब. फिर एफिशिएंसी ऑफ वर्क इम्प्रूव होगी बिकॉज थिंग्स आर मोर अवेलेबल एंड व्हेन दे आर एक्चुअली नीडेड. ठीक है. सो इससे अगर मैं केस स्टडी से लिंक करूं तो स्पेसिफिकली जो नॉन एक्सेसिबिलिटी ऑफ टूल्स की बात करी गई है वो मेरा इशू इससे डील होएगा सेट इन ऑर्डर करने से. अब हम आ जाते हैं थर्ड इशू पे, दैट इज शाइन. सो शाइन में वी नीड टू इंश्योर दैट क्लेनलीनेस होना चाहिए इन एंड ऑफ एवरीथिंग. Obviously, if there is less number of items, then there is less to clean. Cleaning should be with meaning. Cleaning is inspection from all aspects: front, rear, left, right, top and bottom. Shine will help GSL to keep things in order with regular cleaning and upkeep so that maintenance becomes preventive function rather than corrective, and any incident likewise fire occurrence on assembly line must be avoided. So यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें रेगुलरली क्लीनिंग, मेंटेनेंस, ये सब चीजें करनी बहुत जरूरी है ताकि हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का यूज करके कोई भी इंसिडेंट जो फैक्ट्री में हो रहा है उसको होने से पहले ही प्रिवेंट कर पाए. एक तो होता है करेक्टिव मेंटेनेंस कि मेरे यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो गया और फिर मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ. एक दूसरा होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कि मैंने उसको होने से पहले ही प्रिवेंट कर लिया, होने ही नहीं दिया. सो मेरे को डेली उसकी मेंटेनेंस करनी है, उसकी क्लीनिंग करनी है सो दैट आई एम एबल टू प्रिवेंट द इंसिडेंट्स दैट आर हैपनिंग. फिर this will ensure larger utility out of machine and plants, which will increase your replacement cycle and save investment by lowering down maintenance and replacement cost. अब इन्होंने क्या किया है, शाइन क्या होता है उसको एक्सप्लेन किया है और फिर ये इसको लिंक किया है शाइन को कि हमारे केस स्टडी में ये बताया गया है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है उसमें सिर्फ 2 ही लोग हैं. सो जब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में 2 ही लोग हैं तो क्लीनिंग वाली चीजें, मशीन की क्लीनिंग, मशीन की मेंटेनेंस प्रॉपर्ली नहीं हो पाती, जिस वजह से रिपेयर्स भी डिले होते हैं, मशीन को बार बार रिपेयर करना पड़ता है और रिप्लेसमेंट्स भी बार बार करनी पड़ती हैं काफी बार मशीन्स की. तो वो सब चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम शाइन मेथड को इम्प्लीमेंट करें तो. अब हम आ जाते हैं अपने standardization, that is your fourth aspect. Okay. So establishing the standards and making operating procedure. So हमारे क्वेश्चन में जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम थी, सो फर्स्ट प्रॉब्लम थी मेरी कि प्रोडक्शन जो फ्लोर है वो काफी क्लटर्ड रहता है, सब सामान फैला हुआ रहता है. सो उसको हमने रिजॉल्व किया सॉर्टिंग से. फिर हमारी सेकंड प्रॉब्लम थी कि ऑर्डरली सेट नहीं होता है, जो टूल्स हमें जरूरत नहीं भी होती है वो भी पड़े होते हैं, मतलब अननेसेसरी चीजें रहती हैं और उसको प्रॉपरली हमने कैटेगरी वाइज बांट नहीं रखा है कि हमें कौन सा मटेरियल ऐसा है जो मेरे लिए बहुत क्रिटिकल है, कौन सा ऐसा है जो मेरे लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है. सो वो हम सॉल्व करते हैं सेट इन ऑर्डर करके. थर्ड मेरी जो प्रॉब्लम थी मेरे क्वेश्चन में, जो मैंने फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नोट डाउन करे थे, उसमें ये प्रॉब्लम थी कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 ही लोग हैं. तो उसको हमें सॉल्व करने के लिए हम अपनी शाइन मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं कि हमें अपना मेंटेनेंस को प्रॉपर करना पड़ेगा. एंड अब हमारी जो फोर्थ प्रॉब्लम थी क्वेश्चन में, दैट इज कि हमारे एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डिफाइंड ही नहीं थे हमारे असेंबली डिवीजन के लिए, केपीआईज और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स नहीं थे. सो अब हम आ जाते हैं सोल्यूशन पे. एस्टैब्लिशिंग द स्टैंडर्ड्स एंड मेक ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू क्रिएट कंसिस्टेंसी एंड इंश्योर दैट ऑल स्टेप्स आर परफॉर्म्ड करेक्टली. Fix responsibilities for implementing and evaluating system, integrate these responsibilities into routine work and check how well the system is working and sustaining itself. In order to ensure TPM, all 5S are essential, but standardization is key. GSL is facing large set of problem in assembly of electronic cycles and reason being absence of SOPs. Hence, by establishing the standardized process, GSL can identify critical success factors and benchmark the key performance indicators against each CSF. So, अब इन्होंने क्या बताया कि स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब होता है और स्टैंडर्डाइजेशन को इन्होंने केस स्टडी से हमारी लिंक किया है.
अब हम आ जाते हैं सस्टेन पे। सो ऑफ कोर्स हमने जो सॉर्टिंग करी है, जो हमने सेटिंग करी है, जो हमने शाइन के लिए जो हमने रोजाना मेंटेनेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो सोचा है, जो हमने स्टैंडर्डाइज करने के लिए एसओपी बनाने का सोचा है, इन सब चीजों को हमें करके सस्टेन करना भी जरूरी है। इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना, मेंटेन करना भी जरूरी है। सो इसको सस्टेन करने के लिए, in order to sustain with the established standard, it is required to हमें डेली मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, हमें अपनी ओनरशिप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमने अलग अलग एलोकेट कर देने हैं एरियाज, अलग अलग ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर देनी है। फिर हमें यूज करना है रेड टैग कैंपेन, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। हमें कम्युनिकेट करना है विजुअली थ्रू फिक्स्ड पॉइंट फोटोग्राफी। सो अब हमें विजुअल एड टेक्निक का यूज करना है। फिर हमें स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन करनी है, हमें कंटिन्यूस ट्रेनिंग करनी है एम्प्लॉयज की, पीरियोडिक ऑडिट्स कंडक्ट करने हैं, और हमें मोटिवेट करना है स्टाफ को थ्रू रिकॉग्निशन। ठीक है। Since 5S is not a one-time exercise, it is a continuous process. Hence, it is essential to sustain the practices followed. GSL witnessed the high attrition rate at top management. Hence, it is important that GSL must inculcate practice of 5S in the system and work culture, sustain them on continuous basis. So, हमारी next problem जो हमने highlight करी थी कि काफी attrition रहता है। अट्रिशन रहने की वजह से ऑफ कोर्स हम बार बार तो अपनी पॉलिसीज नहीं चेंज कर सकते हैं ना। सो क्यों ना हम वंस एंड फॉर ऑल 5S को इम्प्लीमेंट करके उसको सस्टेन करके रखें, ताकि हम हमारे जो अट्रिशन रेट है, जो बार बार टॉप मैनेजमेंट छोड़ के जाती है, उससे हमें नुकसान ना हो। फिर 6S, that is safety, which was added later on in order to ensure safety while performing all the remaining 5S. So guys, this was all for this case study. काफी लंबा सोल्यूशन था, आई नो, बट इफ यू रीड इट 2 to 3 टाइम्स, ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि आपको किस तरीके से इसके सोल्यूशन को प्रेजेंट करना है, क्या क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था और क्या आप आंसर कर रहे हो। ठीक है। So guys, this was all for today's video, and the next video that I'll be coming up with is based on the comments and mails that I have received from you all, that is on a concept from chapter number 8, that is performance measurement. So it will be on balanced scorecard approach. If there is any other topic you want me to come up with, then you can please mention it below in the comment section. And guys, thank you for watching my video. Please give it a thumbs up if you like it, and do share it and subscribe to my channel. Thank you so much.